नमस्कार, मैं राजेंद्र नागर अभय न्यूज़ के सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं उज्जैन के नवनिर्वाचित महापौर मुकेश टटवाल जी। मुकेश जी बहुत ही यंग और एनर्जेटिक हैं। इनसे शहर को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। ये इस पद का दायित्व उन्हें बहुत कुछ सोच समझकर ही जनता ने सौंपा है। श्री मुकेश जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और धन्यवाद सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और सर्वप्रथम आपको इस पद का दायित्व ग्रहण करने के साथ साथ आप इस शहर का विकास में बहुत ही अग्रणी हो और अग्रणी होकर के काम कर सकें, इसके लिए मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। मुकेश जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस शहर में जो विकास कार्य हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी समय से पेंडिंग है, चूँकि 2 साल से नगर निगम भी पूरा ये भंग था। तो आप आपकी प्राथमिकताएं क्या है, थोड़ा सा आप इस पे हमको चर्चा करें। आप कहाँ से अपने काम को शुरुआत करेंगे? मेरे साथ शहर को लेकर की जो प्राथमिकता है, जो आप सोचते हैं वो मैं सोचता हूँ जी तो उज्जैन के विकास के बारे में जो भी जन सोचते हैं, मैं भी आपका एक सामान्य नागरिक हूँ उज्जैन का। जी और उज्जैन में अपन पले बड़े हैं, अपन ने देखा है और अपने मन में बहुत सारी विकास किस प्रकार से होना चाहिए अपन देखते हैं। मेरी नज़र से विकास की परिभाषा कोई निर्माण खड़ा करना विकास नहीं है। जी निर्माण भी हो, निर्माण के साथ साथ अपने जो सारे पहलू हैं जिनकी आवश्यकता है उनका संपूर्ण विकास होना चाहिए, जिसमें पर्यावरण का भी संरक्षण होना चाहिए, रोजगार के अवसर भी मिलना चाहिए और जो भी हमारी धार्मिक पौराणिक नगरी है हमारी, जी उसका महत्व के हिसाब से विकास होना चाहिए। तो अपन ये चाहेंगे कि अपना उज्जैन जो विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में, धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में, ना कि पर्यटन खाली, जी मतलब धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में अपना उज्जैन विकसित हो। और उज्जैन बहुत संभावनाओं से भरा हुआ शहर है। जी और आप और अपन सब मिलकर के, उज्जैन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उज्जैन के बारे में सोचने वाले लोग हैं। अपनी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है जी और नगर में भी आप सब लोगों के सहयोग से अपनी सरकार बनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल निश्चित रूप से किसी भी काम को करने में कोई बाधा उज्जैन में आने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उज्जैन का विकास एक सुव्यवस्थित हो। जी मैंने अभी हमारे सारे पार्षद साथियों को आज भी मैंने बोला है कार्यक्रम में जी कि अपने वार्डों का पूरा सर्वे करें जी और सर्वे करने के बाद में प्राथमिकता के आधार पर कार्य तय करें। जी कार्य तो अपने को सारे प्रकार के करना, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर करें जो मूलभूत चीज़ें हैं जिनको किस काम को पहले करना चाहिए। जी और मैंने आज हमारे मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी से भी अनुरोध किया है, जी खुले मन से अनुरोध किया है कि आपका भी फंड होता है, आपकी भी राशि होती है, पार्षदों का भी होता है, महापौर का भी होता है। तो अपना उज्जैन हम सबका मिलकर उज्जैन है, जी किसी अकेले का अपना सबका बिल्कुल, उज्जैन है। बिल्कुल, तो अपन सब लोग मिलकर समग्र रूप से विकास के बारे में सोचें जी और विकास में प्राथमिकताएं तय करें कि पहले काम अपने को कौन से करना है। जी बात आपकी भावना की मैं पूरी तरह से कद्र करता हूँ, लेकिन जब हम शहर के विकास की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ बीच में आती है, क्योंकि नगर निगम एक तरीके से भ्रष्टाचार का पूरी तरह से अखाड़ा है और यही नहीं, सभी जगह यही माना जाता है। लेकिन उज्जैन में हम पिछले 2-3 सेमेस्टर से देख रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार का आंकड़ा जो है वो बढ़ते ही चले जा रहा है। कई इंजीनियर ऐसे हैं, कुछ तो अब उसमें से रिटायरमेंट के ऊपर है और वो लोग अभी 2-4 महीनों में रिटायर भी हो जाएंगे और हर सेमेस्टर में हमने उनका नाम अखबारों में पढ़ा। तो इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर है, इनके ऊपर आप किस तरीके से नकेल कसेंगे? मेरा तो सब पहला अवसर होगा जब मैं नगर निगम में जाऊंगा जी और जो आप सुनते हो वो मैं भी सुनता हूँ जी और जो आपके मन में प्रश्न है मेरे मन में प्रश्न है। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा कहना है कि एक अपना जो तंत्र व्यवस्था है, जो अपने उसको संचालन करने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था इतनी पारदर्शी होना चाहिए। जैसे माननीय मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं जी तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए कि जिसमें ऑटोमेटिक ही वो व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार की खत्म हो गई है। जी जिससे उन्होंने जिन जिन तकनीकों का उपयोग करा है, चाहे वो ऑनलाइन वाली हो, डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली योजना हो, मतलब आप छोटी छोटी जगह भी जाएंगे, जैसे आधार कार्ड उन्होंने कहीं अनिवार्य करा है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनमें जो भ्रष्टाचार होता था तो उनके खाली एक सिस्टम बनाने के कारण ख़त्म हो गया। तो अपन उन सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे। दूसरी बात ये कि मैं भी आप जैसा हूँ, अपन भी आम नागरिक है और एक आम नागरिक को दायित्व मिला है। तो ये भ्रष्टाचारी तो अपन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी अपन कर सकते हैं सरकार के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में कितना है, और कम से कम उस कार्य के अंदर लोगों की निगाह बने। कोई भी निर्माण काम हो या कुछ भी हो तो मेरा ऐसा मानना रहेगा कि उसमें अपने शहर वासियों का भी उसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पार्षद की तो ही सही, लेकिन हमारे नागरिकों की भी भागीदारी उसमें निश्चित करेंगे, क्योंकि शहर हम सबका मिलकर के है। हाँ, मैं एक मिनट आपकी बात को काटना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ कर्मचारी हैं, अभी 2-4 महीनों में नगर निगम से रिटायर होने वाले हैं। इनका क्या होगा? क्योंकि मैं खुद पिछले 3 सेमेस्टर से देख रहा हूँ कि सड़कों में घोटाले के करोड़ों लाखों रुपए के इनके ऊपर आरोप लगे। नाम आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, चूंकि आप भी एक यहीं के नागरिक हैं। तो उनका क्या, ये क्या ऐसे ही सब लोग निकल जाएंगे हरी झंडी देके? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, आज तो मैंने सब उसको बारे में अध्ययन नहीं किया है, जी
लेकिन मैं निश्चित रूप से अध्ययन करूँगा और जो अपने संविधान के अनुसार, अपने कानून के अनुसार उनके ऊपर जो जो कार्रवाई होना चाहिए, जो उन्होंने गुनाह करा तो उनको निश्चित रूप से होना चाहिए और उन पर कार्रवाई कराने के लिए जो भी संवैधानिक अधिकार वो है, आप करें। उसका पूरा उपयोग करें। वो आप करें। एक चीज़ अब ये तो हमने अधिकारियों कर्मचारियों की बात कही, लेकिन एक दूसरी चीज़ और होती है कि जितने भी पार्षद हैं, हमारा भी एक लंबा समय से इस एक्सपीरियंस इस मामले में हमने देखा है कि अधिकतर पार्षद बनते ही ठेकेदारी शुरू कर देते हैं। ठेकेदारों से उनका कांटेक्ट होता है और उसके बाद वो खुद भी अपनी एक ठेकेदारी शुरू कर देते हैं। ये भी भ्रष्टाचार का एक नमूना है। इस पे आप कैसे अंकुश लगाएंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है सब, ये तो जैसे आप उन लोगों से बात करेंगे तो वो ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत आपके साथ बैठे हैं बात कर रहे हैं जी, तो मेरा ऐसा मानना जो उसकी जैसी सोच होती है वो वैसी काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी सोच के साथ में उस दायित्व पे आए हैं जी तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। जी, जैसे मान लो मैं जिस सोच के साथ आया हूँ तो वो मेरी सोच पे हटा नहीं सकता। बिल्कुल। तो जो ऐसे लोगों को जो दायित्व का भी मगर मिलता है, जो लोग ऐसा करते हैं उसमें जनता की भी तो सहमति है ना। तो मैं मतलब वो अकेले मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जो भी अपन अच्छा काम नगर निगम के द्वारा कर सकते हैं। हाँ, जितना आप चूंकि शहर के प्रथम नागरिक हैं तो ओवरऑल जिम्मेदारी आपकी बनती है। नहीं, आप नागरिक इस मामले में नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी अगर प्रथम नागरिक हैं तो आपकी बनेगी। जी, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैंने यूँ बताया कि व्यक्ति की अपन बात कर रहे जी हैं। जी जैसे मान लो किसी की मन में धारणा ही है कि मेरे को वहाँ बन करके ये करना है, जी तो ये उसका सोच है, जी वो आया उसी विजन से। जी, जैसे मान लो अपन सेवा के उससे आए, हाँ तो आपने कहा कुछ और वो है तो अपन वो रहता ना। लेकिन अपन जो भी कर सकते हैं भ्रष्टाचार कम करने के लिए, वो लोगों से काम करने के लिए पूरा वो प्रयास ही नहीं करेंगे, शिद्दत से करेंगे और कठोरता से करेंगे। बहुत बहुत चाहे उसके लिए आप सब लोगों का, नागरिकों का मेरे को साथ की आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी के लोगों की, लेकिन मैं करूँगा। बिल्कुल, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। मुकेश जी, बात हम करते हैं अब स्मार्ट सिटी की। जी, उज्जैन स्मार्ट सिटी में आता है और इसके यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे काम भी चल रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, आप भी यहीं के नागरिक हैं इसलिए आपको पता है कि जैसे जल भराव की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, सुअरों की समस्या हो गई, खराब सड़कों की समस्या तो सबसे ज़्यादा है। तो इन सब के रहते अपन स्मार्ट सिटी की ओर कैसे कदम बढ़ाएंगे और आपका इस पर क्या विज़न है? देखिए, मेरा विजन पहला इसमें क्लियर ये है कि एक तो बारिश के समय जल तो सभी जगह भराता है। जी, मतलब बारिश के समय जल भराना एक मतलब मतलब अपना उज्जैन ही नहीं, जितनी भी स्मार्ट सिटी हैं वहाँ भी जल भराता है। लेकिन अपने यहाँ जब ज़्यादा जल भराता है, किस कारण से भराता है, तो उनका निश्चित रूप से शीघ्र से शीघ्र निराकरण अपन करेंगे। स्मार्ट सिटी के जितने भी काम चल रहे हैं उन कामों को किस प्रकार से गति मिले, और स्मार्ट सिटी में वो काम होना चाहिए जिसकी हमारे उज्जैन में आवश्यकता और हमारे लिए आवश्यकता है। हाँ, मतलब केवल अपन अनावश्यक रूप से धन का दुरुपयोग करें, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं वो करें, तो ऐसे कार्य भी अपने उज्जैन में नहीं होना चाहिए। आप स्मार्ट सिटी में आप क्या मतलब किस रूप में उज्जैन को देखना चाह रहे हो? स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट सिटी से मेरा मतलब स्मार्ट सिटी निर्माण से ही नहीं, अपने व्यक्ति भी, अपन सब भी स्मार्ट हों। और नगर निगम की जितनी योजना है या नगर निगम के जितने भी दायित्व हैं, जितने भी काम है, वो सभी स्मार्ट तरीके से हो। जी, मतलब जैसे अभी बहुत सारे तो काम स्टार्ट किए, जैसे मान लो हाउ टैक्स भरना, नल का कर भरना, ये सब ऑनलाइन होने लगा है, सुलभता सब चीज़ होने लगी है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के कार्य। दूसरा मेरा इसमें ऐसा मानना है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक चारधाम मंदिर के पास में एक स्कूल का निर्माण हुआ है। जी, इसी प्रकार से मेरा ऐसा मानना है कि स्मार्ट सिटी के जो निर्माण कार्यों में अपन कुछ इस प्रकार के निर्माण कार्य भी करें। जैसे अपने उज्जैन में भी आपने देखा होगा, सेना की तैयारी करने के लिए बहुत सारे युवा आते हैं, जी, पुलिस की तैयारी करने के लिए बहुत सारे युवा आते हैं। जी, तो लेकिन अपने यहाँ लोग आते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर भी है, लेकिन वो अपन ने उज्जैन में उनको सुव्यवस्थित अपन मैदान अपन देंगे जिसमें वो सारे उस प्रकार की गतिविधियों का संचालन वो कर सके। जिससे एक तो हमारे उज्जैन में लोगों का आना रहेगा और नगर निगम के माध्यम से उनको इस प्रकार सुविधा देंगे। तो स्मार्ट पार्क भी बने, लेकिन स्मार्ट पार्कों में ऐसे पार्कों का भी निर्माण करेंगे जो किसी न किसी काम में उपयोग आते हैं। अच्छा, जिससे अपने युवाओं को कंपटीशन एग्जाम देना है, उनको पढ़ाई करना है, तो उसके लिए बहुत सारे साधन लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अपन उसमें अपने उज्जैन में ई लाइब्रेरी अपन खोलेंगे। अच्छा, ई लाइब्रेरी के माध्यम से वहाँ जाकर के नेट के माध्यम से अपना पूरा अध्ययन करें। ये अपन इससे परीक्षा की तैयारी को कुछ अगर अपन कर पाए तो कुछ समय के लिए अपन किसी टीचर को भी वहाँ रखेंगे जो उनका मार्गदर्शन करें। तो स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम चल रहे हैं, धार्मिक अपने सारे मंदिरों का हो या अपने पूरी पुरानी धरोहर को संरक्षण करने का काम हो, इन सब कार्यों के अलावा इस प्रकार के कार्य भी अपन उसमें जोड़ेंगे जो जनता से जुड़े हुए हों। स्मार्ट सिटी में भी उसका काम होगा, उसका उपयोग भी लोगों के लिए भी होगा। यहाँ मैं वैसे आपकी बात बता दूं कि सबसे पहले जो आवश्यक कार्य स्मार्ट सिटी के लिए होगा वो होगा सड़क वाला,
है ना, आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि बस सड़कें सबने खोद दी हैं। इवन महापौर बंगले के सामने की सड़क खोद के वैसे ही पटक दी, उसको ठीक से नहीं बनाया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। तो इन्हीं चीज़ों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि सिर्फ निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी में नहीं आते, उस शहर के नागरिक की मानसिकता भी स्मार्ट होनी चाहिए, और ये इसको आप डेवलप करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये हमारा जो डैम बना हुआ है गंभीर नदी पे, अब ये छोटा पड़ने लग गया शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से, और हम लोग पूरी तरह से इंदौर के पानी पे डिपेंड होते हैं। आज भी जैसे सुबह यशवंत सागर का एक डैम खुला, तो जैसे ही वो डैम खुला है तो गंभीर के डैम में पानी आना शुरू हो गया। तो हम लोग इस डैम पर कब तक डिपेंड रहेंगे, ये आपका इस बारे में क्या ख्याल है? निश्चित रूप से इसके लिए अपने को कार्य करना है जी और मेरे मन में भी विचार आता था जी कि अपन जब भी अपने सब चीज़ देखी हैं कि अपने यहाँ पानी अगर लेट आती बारिश तो अपन 2 दिन में एक बार नल कर देते हैं, 1 दिन में एक बार कर देते हैं। बिल्कुल। और अपन बात करते हैं कि यार अपने स्मार्ट सिटी में 24 घंटे नल देने, तो ये मेरे मन में भी विचार आता था कि यार आखिर अपन क्यों नहीं कर पाते। और कभी कभी मन में विचार ये भी आता था कि जब डैम खाली हो जाता है तो उसका अपन गहरीकरण भी कर सकते थे जी या उसका विस्तार भी अपन कुछ कर सकते थे, या इस दिशा में अपन सोचते भी थे। बिल्कुल। तो लेकिन ये हमारी जब से सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज जी की है, हमारे लोग हैं, तो इन्होंने सोचा भी है, नए डैम बनाने की इन्होंने बात भी करी है और उसमें प्रयासरत भी है, लेकिन उसको पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण गति के साथ, कहाँ कहाँ पे कितना कितना काम हुआ उसको देख करके, और निश्चित रूप से सबसे मूलभूत अपनी अगर बात करें तो पहले प्राथमिकता में यही काम है कि जो अपने को करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अपने अपने नागरिकों को उनका अधिकार है जी कि उनको अपन जल दें, जी समय पे जल दें। तो ये अपना वो भी है, तो ये कहाँ पर कार्य रुका है उस कार्य को निश्चित रूप से कहीं भी जाना पड़े, किसी के पास भी जाना पड़े और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो निश्चित रूप से उस काम को अपन शुरू करवाएंगे और करेंगे। देखिए, आपके पास सत्ता, संगठन, तमाम चीज़ों का समर्थन आपको प्राप्त है, इसलिए अपन यहाँ कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि भाई इनके पास प्रदेश स्तर पर समर्थन नहीं है, या निश्चित रूप से सभी अपने पास है। और ये डैम का काम हमारा बहुत ही प्रायोरिटी, ये मेरी प्रायोरिटी पे है। लेकिन ये मैं जो आप पूछे मेरे मन में भी आता था। बिल्कुल। क्योंकि मैं और एक आपको एक बात बताऊं, जैसे सामान्य परिवार के लोग हैं, जल समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जी। मतलब जल के कारण लोगों के घर अलग अलग हो गए। जी जी। मतलब नल नहीं आने के कारण भी अलग अलग, मतलब ये मैंने देखा है। हाँ। इसलिए बता रहा हूँ। तो उस समस्या मेरे दिमाग में बहुत बड़ी समस्या है। जी। मतलब जिस वर्ग से अपन आते हैं, जिस परिवार से अपन आते हैं, जी। तो वहाँ मतलब नल का नहीं आना जी। या पानी का कम आना, जी। ये परिवार को अलग अलग करने में भी हुआ है। एक ही नल कनेक्शन है, परिवार बड़ा है, तो ये भी मैंने कई जगह ऐसा मैंने अनुभव करा, मेरे देखा। इसलिए समस्या तो मेरी प्राथमिकता में तो ये सही, और हमारी सरकार की प्राथमिकता में भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने डैम वाली बात भी बिल्कुल ठीक कही। अब इसके बाद हम आते हैं शिप्रा शुद्धिकरण पे। नागरिकों की मानसिकता उज्जैन में हर बार मैं देखता हूँ कि शिप्रा शुद्ध करी जाए, और एक गिने चुने 10-15 लोग सिर्फ अपने नाम के लिए वहाँ पे जाते हैं, तगारी फावड़े उठाते हैं, फोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे? जब 2016 का सिंहस्थ था जी, तो स्वच्छ शिप्रा समिति का अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला था जी, तो सिंहस्थ के समय जो शिप्रा का जो कार्य हुआ और जो अपने श्रद्धालु आए, उन सबकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला जी। तो इस अवसर का मैंने लाभ उठा करके अपने खान डाइवर्शन से लेकर के यहाँ तक का पूरा मैंने अपनी आंखों से पूरे कार्य को देखा है और उसको मैंने महसूस भी किया है। और उस समय अपन जो कर सकते थे वो उसकी रिपोर्ट बना के भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी, सरकार को जी। लेकिन शिप्रा जी के बारे में, शिप्रा अपनी नदी, अपन ऐसा बोलेंगे तो नहीं होगा, माँ शिप्रा तो पवित्र है ही सी जी। और लेकिन अपने को उसके बारे में पूरा अध्ययन जो मैंने किया है वो कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात है। लेकिन जब दायित्व दिया नगर निगम का, उसमें कितना काम है, कितना उसमें रोल है, और नगर निगम में अगर नहीं भी हो तो सरकार हमारी, तो पूरा हमारा दायित्व एक करना है। तो एक तो मेरा ऐसा मानना कि शिप्रा नदी अपनी जो माँ है वो बहती हुई नदी नहीं है, एक पहली चीज़ तो और शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाना और प्रवाहमान बनाने के लिए उसको रखना, तो उसके लिए बहुत सारे अपने को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो नगर निगम सरकार के साथ साथ अपने जन जन को भी उस काम के लिए जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने एक तो अपने उज्जैन के आसपास की जो सहायक नदियाँ हैं उनको भी अपने को मतलब व्यवस्थित करना पड़ेगा, या उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। अपने जो सप्त सागर है उनको भी व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबका कहीं ना कहीं से शिप्रा के लिए लिंक है जी। और उस शिप्रा नदी को जो अपन चाहते हैं जिस प्रकार से माँ शिप्रा हो, उसके लिए अपन को बहुत सारे काम चरणबद्ध करना पड़ेंगे, एक साथ नहीं होंगे। और अभी तक जो भी कार्य हुए हैं मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक सही दिशा में काम चालू हो, मतलब उसका परिणाम कुछ समय बाद निकले, लेकिन उसकी शुरुआत ऐसी हो कि पूरी प्लानिंग पहले से लेकर के आखिरी तक बन जाए। ऐसा नहीं कि कोई पर्व आया तो अपने सफाई कर दी, तो अपने पानी साफ करके जल दिया, अपन ओजोनेशन गैस छोड़ दी, ऑक्सीजन डाल दिया, अपन ने वो समय निकाल दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि उसके बारे में व्यवस्थित तरीके से एक पूरी कार्य योजना बनना चाहिए जो परिणाम तक ले जाए। तो निश्चित रूप से उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और पूरी योजना बने, क्योंकि सरकार की मंशा करने की काम, जी। लेकिन क्यों नहीं हो पाता और किस प्रकार से, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो विभाग जिम्मेदार, तो पूरी इसकी योजना अपने को बनना चाहिए। दूसरा, जो खान नदी वाला जो डाइवर्शन है, इसको मैंने मेरी आंखों से देखा है अच्छा। और कहाँ ला करके उन्होंने छोड़ा है, क्या करा है, क्या मिस्टेक है, मेरे दिमाग में भी है और लोग जिम्मेदार लोग जानते भी हैं। और एक मेरा ऐसा मानना कि नगर निगम हो या सरकार का कोई भी तंत्र हो, जैसे आपने मेरे को कुछ जिम्मेदारी दी है, जी। तो मेरा दायित्व उस काम को सही करें। और अपन जानबूझ के अगर कोई काम सही नहीं करता तो उसके लिए कोई अपने संविधान को प्रावधान तो होगा तो उस पर कार्रवाई करें। जी। तो ऐसा भी अपन जानकारी निकालेंगे। तो आपको जब काम जब दिया है तो काम सही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये सब मेरे वो विजन में भी है, करना भी है। और माँ शिप्रा की सेवा कर पाए तो इस कार्यकाल में अपने जीवन को अपन धन्य मानेंगे और माँ शिप्रा के लिए, माँ शिप्रा बाबा महाकालेश्वर जी आशीर्वाद देंगे कि निश्चित रूप से अपन कर पाएँ। दूसरा, जब मैं सीएसए का दायित्व था तो मुझे सारे साधु संतों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। तो उनसे मैंने अलग अलग विषयों पर बातचीत भी की, शिप्रा जी को लेकर भी मैंने बातचीत की। बिल्कुल। तो मैंने उनसे बात भी की और मैंने बोला भी कि अपना उज्जैन एक धार्मिक पर्यटन केंद्र है, धार्मिक स्थल है, तो लोग धर्म की बातों को ज़्यादा आत्मसात करते मानते, ना कि अपन कोई नियम कानून बनाएंगे तो उस बात को ज़्यादा मानेंगे। तो एक अपन को व्यापक जन जागरण भी करना पड़ेगा और किन के माध्यम से करना पड़ेगा, जिनकी लोग बातें मानते हैं। तो उनका जो ध्यान आकर्षण है ना, इन अपने उज्जैन की जो समस्या है उसका समाधान क्या है, तो इसे सारे लोगों का सहयोग लेकर अपने एक इस प्रकार का भी अभियान अपन चलाने वाले। जैसे अपने हिंदू धर्म को अपन पढ़ रहे हैं तो माँ कोई भी सरोवर हो, नदी हो, उनमें स्नान करने का भी एक प्रावधान बताया गया, एक उसका विधि है। तो अपने मतलब ये सब बातें उसमें आना चाहिए। अपन धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानते भी हैं, लेकिन अपने को वो चीज़ पता होगी तो उसमें बहुत सारी उसमें बातों की वो मिलेगी। जैसे माँ शिप्रा में मतलब किस प्रकार की चीज़ों का, पूजा सामग्रियों का विसर्जन करना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ों का विसर्जन नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए आपको वहाँ पे अलग अलग स्थान नियत करने होंगे। नियत करने के बाद भी वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए जो अपन उसको जन जागरण करेंगे हाँ। कुछ चीज़ें तो ऐसी जिसमें विसर्जन होना चाहिए। हाँ। उसके कारण उसमें अंदर पलने वाले जीव जंतुओं का पोषण होता है। लेकिन जैसे मान लो प्लास्टिक है, जैसे मान लो वो डाल दिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें। हाँ, डाल दिया। तो उसके लिए अपने को अलग प्रकार से काम करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अपन जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक आधार पर कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन मंदिर में दीपक जलवाना या आज मेरी तरफ से आरती कराना, इसके लिए भी लोग अपन दान देते हैं और अपने तरफ से करवाना चाहते हैं। लेकिन मान लो नगर निगम के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास फंड की कमी है, तो अपन लोगों को इस प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आज की घाट की सफाई का श्रीवास्तव जी की तरफ से उनको डिस्प्ले पे अपने नाम लिखा, क्योंकि उस सेवा तो हो रही ना। जब लोग अन्य चीज़ के लिए दे सकते हैं तो इस तरह के उनको ध्यान अपना करना पड़ेगा और वहाँ पे इस प्रकार के सेवाभावी कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति की जाए। आने वाले श्रद्धालुओं को क्या सुविधा दे सकते हो किया जाए। मैंने पूर्व में भी कई बार कहा कि कम से कम एक अपने घाट पे एक एम्बुलेंस हो, वहाँ पर 2-3 मतलब इसे काम करने वाले। जैसे मान लो कुछ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है तो वहाँ से तत्काल पहुँचाने का भी कोई साधन तत्काल हो तो शायद अपन बहुत सारे लोगों की अपन जान बचा बिल्कुल ठीक है। ये वाली व्यवस्था भी आप इसमें चालू करवा दीजिए, वहाँ पर बहुत अच्छी बात होगी। अब हम बात करते हैं पार्किंग की, है ना। देखिए उज्जैन जो हमारा शहरी क्षेत्र है, सिटी वाला, वहाँ पे तो एक मल्टी लेवल पार्किंग नगर निगम ने बना दिया, लेकिन पूरे फ्रीगंज में अभी कहीं भी पार्किंग के नाम पर, क्योंकि पार्किंग की जो जगह है वो कोनों पे थी, वो सभी जो है वो लोगों ने घेर रखी है, अतिक्रमित कर रखी है, और उस पर कभी कभी एक अभियान चलता है, हटाओ, फिर से सब लोग आ जाते हैं। तो अब कहीं पे पार्किंग की जगह नहीं है, तो इस मामले में आपने अभी कुछ सोचा है क्या फिलहाल? नहीं, मेरे तो अपन तो जिन मेरी तरफ सोचते ही हैं। हाँ। अपन खुद जाते हैं, अपने को लगता है कि अपन कि क्या गाड़ी खड़ी होना चाहिए, क्या अपन करेंगे, तो बोला। और ऐसा लगता है कि अपने जो उज्जैन की जो रचना है, जो अपनी वो है, मतलब एक पुराने अपनी जो जनसंख्या के हिसाब से कम वाहन के हिसाब से की गई थी, लेकिन इसके बारे में एक वापस से पुनः सोचने का अपने को पड़ेगा ही पड़ेगा। और सब इसमें ना अपन नगर निगम तो करेगी, लेकिन आम लोगों का सहयोग भी इसमें बहुत जरूरी है। तो पार्किंग के स्थान अपन निर्धारित करेंगे और अनावश्यक अतिक्रमण है जो जिनको हटाना जरूरी है उनको तत्काल हटाएंगे, जो अपने को लगता है वो तुरंत करेंगे। लेकिन किसी न किसी कारण से मान लो जिस चीज़ की आवश्यकता है अपन उसको नहीं हटाएंगे, अतिक्रमण तो वैसे ही बनेगा, तो उसको निश्चित रूप से हटाएंगे। दूसरी बात, जितने अपने धार्मिक स्थल है अपने जो जिनके कारण से उज्जैन को जाना जाता है, उनके आसपास के भी सारे अतिक्रमण सख्ती के साथ अपन हटाएंगे। तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था जरूर की जाए, मेरा कहने का मतलब। नहीं, इसीलिए तो जब अतिक्रमण हटेंगे, जगह बनेगी, जो पार्किंग की जगह वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ, जहाँ पार्किंग की जगह अतिक्रमण भी वहीं हुए हैं, और उसने इस प्रकार से किया तो उसको पूरा समझने के बाद
लोगों के रोजगार भी नहीं छीनेंगे, वैकल्पिक स्थान होगा तो वो भी अपन देंगे। जी जैसे अभी अपन जाते हैं तो जहाँ पे कुछ जगह दिखी तो पता चला कि लोग नीचे ही बैठ के काम करने, जी। तो अपने को उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्किंग की जगह भी हो और उनके लिए कि व्यवस्थित स्थान भी हो कि आप यहाँ इस प्रकार से काम करें। और अपने उज्जैन में स्थान की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, बस जगह फ्रीगंज में बहुत है आपको निकालना, लेकिन इसमें एक चीज़ आप बात का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे लोग यद्यपि कहते हैं कि आप एक बहुत ही सीधे साधे सज्जन सरल स्वभाव के आदमी हैं, बहुत जल्दी लोगों के कहने में भी आते हैं। निश्चित रूप से आपको राय देने वाले 50 लोग मिलेंगे, और बल्कि मैं सच कहूँ कि अभी इस समय चुनाव के दौरान तो ये बात भी सुनने में आ रही थी कि आप लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। ये अगर व्यक्ति महापौर बना तो हो सकता है कि ये लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाए, जो वो कहेंगे वो करेगा। तो ऐसा ना हो, आप अपने बुद्धि स्वविवेक से काम लें और अपनी जगहों के इन सब चीज़ों के लिए। ये सब बातें इस दौरान हो रही थी, है ना, इसलिए कि आप एक बहुत ही सीधे साधे सरल व्यक्तित्व है। कभी आप ये भी कहा जाता था कि आप तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, ये सब बातें आपने अखबारों में भी खैर पढ़ी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि आप अपने स्वविवेक से निर्णय लें और फ्रीगंज क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था बेहतरीन करवाएं, और जिन मुद्दों में आपने बात करी उस पर भी करें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपने पूछा उसका भी जवाब दे जी दूं ना। जी जी देखिए तो सीधा होना, सज्जन होना कोई मेरा वो दुर्गुण नहीं है, नहीं है, बिल्कुल और ये कोई नहीं, मेरा गुनाह भी नहीं है। स्वभाव है वो आपका। दूसरी बात है सर, मैं ये मानता हूँ कि सज्जनता आने में बहुत समय लगता है, जी आपको नर्म होने में बहुत समय लगता है। उसकी जी, बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है जब जाके नर्मता आती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी सीढ़ी मैंने पार की हुई है। दूसरी बात मैं आपको चीज़ बताऊँ, मैं बजरंग दल में 14 साल की एज से लेकर के प्रखंड शासन से लेकर जिला समिति तक रहा, जी और बजरंग दल के अंदर में एक एक दायित्व पर मैं रहा हूँ। जी 15 साल से शासकीय समितियों में मेंबर हूँ, छानबीन समिति में सिपरा का दायित्व मुझे मिला है। दूसरी बात मैं बताऊँ, वैसे जो मतलब जो भी लोग सोचते हैं उनकी सोच पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ आपके स्टूडियो में बात कर रहा हूँ और यकीन दिलाता हूँ जी कि मैं किसी के लिए नहीं बना हूँ और किसी ने मुझे नहीं बनाया। बिल्कुल। पार्टी का कार्यकर्ता था, पार्टी ने दायित्व दिया, काम किया है। जो भी सब घटनाक्रम आपने देखा है, जी और केवल काम करने में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी काम करने में विश्वास रखती है, विकास करने में विश्वास रखती है। तो निश्चित मानिए हम विकास करेंगे, और विकास के लिए जिन जिन लोगों की आवश्यकता होगी, जिनसे काम करवाना होगा, उनसे काम करवाने में सक्षम है और उनसे काम करवाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, वो है आगामी सिंहस्थ। यद्यपि उस समय तक इलेक्शन फिर से हो चुके होंगे, लेकिन सिंहस्थ के दौरान जितने भी कार्य होने वो सब आपके कार्यकाल के दौरान ही शुरू होने हैं, है ना। तो आप ये तो मानते हैं कि उज्जैन में इस समय बाहर से पब्लिक बहुत ज़्यादा सेटल हो रही है, उज्जैन में बाहर से आने वाले लोगों का परसेंटेज ज़्यादा है, जगह कम पड़ने लगी शहर में, आप इस बात को मानते हैं, जी, है ना। तो निश्चित रूप से अब ये जगह कहाँ जाएगी, पब्लिक कहाँ सेटल होगी, वो कहाँ जाएंगी, उसके लिए जो जगह है जो देखी जा रही है, तो फिर ये सिंहस्थ कहाँ जाएगा। सिंहस्थ की जो भूमि है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही है, सांवरा खेड़ी और जीवन खेड़ी वाली बातें, और वो सब जो है वो प्रभुत्व वाले लोगों ने अपने कब्जे में सब में कर रखी है। तो अब कैसे आप इस समस्या से निपटेंगे अभी फिलहाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए मेरा ऐसा मानना है, जी सिंहस्थ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, जी अपनी जिम्मेदारी और उज्जैन वासियों की जिम्मेदारी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सिंहस्थ में जो लोग आते हैं अपने उज्जैन में आते हैं और उज्जैन का संदेश लेकर के जाते हैं। जी तो सिंहस्थ की क्या प्लानिंग सरकार ने की है, क्या प्लानिंग नगर निगम ने की है, कौन से काम नगर निगम के पास है, मैं सबसे पहले तो उस सब चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे, जी समझेंगे। और जो सिंहस्थ में इतने वर्षों तक जो लोग लगे हुए हैं, सबको अपना अपना अनुभव है, उन सबके अनुभव का लाभ लेंगे। और निश्चित मानिए आप, मैं अभी तो कुछ मतलब इसके बारे में जी बता जी नहीं हाँ सकता, हाँ हाँ क्योंकि ना तो मैंने अभी कुछ उसके बारे में देखा भी सही नहीं है, बात। समझा भी नहीं है। ये जो बातें भी आपने पूछी उनको तो मैंने महसूस की है, जी सिंहस्थ अपन ने देखा है, जी लेकिन सरकार के नाते या नगर निगम के दायित्व के नाते कौन कौन से काम होना है, क्या तक हो गए, इसके बारे में मेरे को आज जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जब अगली बार बैठेंगे, जब मुझे जानकारी होगी, जी। तब मैं आपको इन बातों के सारी बता पाऊंगा कि सिंहस्थ को अपन किस प्रकार से ले जाएंगे, सरकार की क्या योजना है, किस प्रकार से करेंगे। और जो भी अपने सिंहस्थ के लिए जो भी चीज़ करना है, जी तो मेरे को मानना है कि उज्जैन में भले कोई भी हो, उसको सिंहस्थ के लिए सब चीज़ें अपनी अपनी छोड़ना ही पड़ती, छोड़ती है। आज अपने सिंहस्थ में जो भी निर्माण कार्य नहीं होते तो लोग नहीं करें, क्योंकि सिंहस्थ अपने लिए महत्वपूर्ण है। जी तो जब वो लोग मान सकते हैं तो उनको बड़े लोगों को ज़्यादा मानना चाहिए। जी जब आम आदमी मान रहा है तो इनको तो जल्दी मानना चाहिए। जो आप बता रहे हैं, जैसा आपने बताया, मेरे को तो ये भी जानकारी कि कौन प्रबुद्ध लोग है, कौन क्या है, जी। क्योंकि मेरा ये विषय रिया था, निजी संगठन का था। तो सब लोग करेंगे, सिंहस्थ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी हम अपने दर्शकों से भी इस बारे में बात करेंगे। और अब एक थोड़ा सा एक व्यक्तिगत प्रश्न क्या कहूँ, एक ऐसी एक बात है कि ये शहर हमारा जो है ना, बड़ा रंगीले लोगों का शहर है उज्जैन, हंसने मुस्कुराने वालों का शहर। लेकिन आपके बारे में कभी कभी ये सुनने में आया था कि आप मुस्कुराते भी बहुत कम है, शायद मुस्कुराने में भी कंजूसी रखते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, ये शहर में मस्ती के साथ शहर के विकास के काम कीजिए, मुस्कुराइए, हंसिए, खिलखिलाइए। आपका इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत
मैं धन्यवाद मुस्कुराता भी हूँ और मुस्कुराते हुए काम करता हूँ। जी और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो लोग मेरे को अच्छे से बता सकते हैं। जी अभी कभी आप लोगों से आम जिनसे मेरा पहली बार जी जी नाता बना है, जी संगठन में काम करने का अवसर मिला तो वो लोग जानते हैं। और मैं तो मानता हूँ, मैं कहता भी हूँ कि कोई भी काम करो आनंद से करो, और मैं कहता हूँ कि आनंद आएगा। बस यही होना मैं चाहिए। जो कोई भी काम करता हूँ तो बोलता हूँ आनंद में करो, मस्ती बस। में करो, क्योंकि जीवन तो चलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल और अपन इस जीवन में कुछ कर जाए, ये अपन किसी के काम आ जाए, केवल इसके लिए जीवन है। बिल्कुल और बिल्कुल ये बाबा महाकालेश्वर की कृपा है, जिनसे वो जो करवाना चाहते हैं वो करवाएंगे। और आप सब जैसे उज्जैन के बारे में सोचने वाले, आप सबका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप समय समय पे इंगित करिए, आप विषय को बताइए, निश्चित रूप से जो करने वाले व्यक्ति करेंगे इसी। जी आपसे मिलने में भले समय लग सकता है, जी मतलब हाँ हाँ व्यस्तता के कारण हो जाता है। लेकिन मिलना हमेशा मिलेंगे। जी और आप सब लोगों की बातों को ध्यान में रख करके निश्चित रूप से काम करेंगे, क्योंकि जो भी काम करने के लिए मैं तो चाहता हूँ कि एक एक दिन का मेरा हिसाब होना चाहिए। और जो लोग अपने साथ हैं उनसे भी काम करवाएंगे ही। जी तो ठीक है दर्शकों, देखा आपने कितने सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं श्री मुकेश जी, और इनका विजन सिंहस्थ को लेकर के, इस शहर के विकास को लेकर के बिल्कुल पूरी तरह से 100% क्लियर है। भ्रष्टाचार से लेकर के सिंहस्थ तक के कार्यों पर हमने उनके विचार जाने। मुकेश जी, तो अब हम लोग यहाँ से आपसे विदा लें। इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे उज्जैन के नागरिकों को आज यहाँ से कुछ संदेश दें। मेरा ये कहना है सर, जैसे अपना उज्जैन को अपन एक अद्भुत उज्जैन बनाना चाहते हैं, जी अनुभूति वाला शहर बनाना चाहते जी हैं, तो उसकी शुरुआत में चाहता हूँ कि जैसे अपन मथुरा जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ लोग अपन जैसे ट्रेन से उतरे, ऑटो वाला बोलता है राधे राधे कहाँ जाएंगे, अच्छा तो एक अपन को एक अनुभूति होती है कि यार अपन मथुरा में आए, जी, जी। अपन जाकर देखते कितना आनंद आता। तो हमारा उज्जैन तो बहुत संभावनाओं से भरा और बाबा महाकालेश्वर की नगरी है। जी तो मैं आपसे भी और हमारे सारे उज्जैन वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम हलो आप बोलिए, सामने दर्शक देख रहे हैं आपको। अपन हलो की जगह और किसी उधर अपन सारे लोग जय श्री महाकाल बोले, किसी से मिले जय श्री महाकाल बिल्कुल, बोले, बिल्कुल। कुछ भी काम की शुरुआत करें जय श्री महाकाल बोले, तो उज्जैन में निश्चित जय श्री महाकाल होगा। और जैसा हम उज्जैन शहर चाहते हैं जय श्री महाकाल वैसा का वैसा ही बनाएंगे। ठीक। तो सब लोग जय श्री महाकाल से अपना जी जी अपना उज्जैन का वाक्य जय श्री महाकाल हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ हम अब इनसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।